नमस्कार दोस्तों। एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों। ऐप पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आपकी कोई भी समस्या हो उसको पहले समझने पर ध्यान देना चाहिए साथियों। और समस्या हो तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। वैसे आज हमारा टॉपिक क्या है आप सभी लोग जानते हैं। मौलिक अधिकार व नीति निषेध तत्व में सर्वोच्चता संबंधी वाद विवाद। तो ये मेन टॉपिक है हमारा आज। तो हमें इस पर चर्चा करनी है। चर्चा करके कुछ बातों पर हमें ध्यान भी देना है कि वास्तव में ये वाद विवाद क्यों उत्पन्न हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले बेसिक बेसिक बातें देखते हैं साथियों। तो सभी को मेरा गुड इवनिंग है, नमस्कार है, ये तो सब लोग जानते हैं। और आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपकी सबकी समस्याएं भी हल होंगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आज है, लेकिन आप डरना मत, लाइट सही भी चल रही है और ग्लास ये चलाएंगे तो आप इसमें परेशान मत होना। तो साथियों पहला तो ये विवाद आया क्योंकि हमारा विषय क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में सर्वोच्चता संबंधी विवाद। ये आराम से आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे सभी साथीगण और धीरे धीरे लिखेंगे। मौलिक अधिकार व नीति निषेध तत्व में सर्वोच्चता संबंधी विवाद। सर्वोच्चता संबंधी विवाद। पहली बात, आपको इतना बेसिक ज्ञान तो है और आप लोग सभी जानते हैं। मैं बहुत सरलता के साथ स्टार्ट करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के। ये सबको मालूम है, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं। जबकि जो नीति निषेध तत्व हैं ये भाग 4 में है। इनकी चर्चा भाग 4 में 36 से 51 तक है। ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर अगली बात जो ध्यान आपको रखनी है कि जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य का सीधा सा मतलब है जस्टिएबल है, अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में वाद ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? वाद। यानी कि हनन होने की स्थिति में, हनन अतिक्रमण होने पर हम न्यायालय में वाद ला सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार, कोई भी सरकार भारत में अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत वाद ला सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं उसको, और न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति के लिए, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं नीति निषेध तत्व वाद योग्य तो नहीं है, यानी कि इनका हनन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन इसमें भी एक महत्व की बात यह है कि जो अनुच्छेद 37 में कहा गया है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है ये शासन के लिए आधारभूत है, शासन के लिए आधारभूत है। यानी कि भारत सरकार कोई भी नीति कार्यक्रम बनाएगी तो उसमें डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करेगी। ये निर्देश अनुच्छेद 37 में राज्य को दिया गया है। अब ये दो बातें, एक तरफ तो मौलिक अधिकार का वाद योग्य होना और दूसरी तरफ डीपीएसपी का शासन के लिए आधारभूत होना। अब ये दो बातें हो गई तो इस कारण से कहीं ना कहीं विवाद हुआ, क्योंकि अनेक बार डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार का हनन हुआ और मामला न्यायालय में गया और समस्या उत्पन्न हुई। तो वास्तव में मौलिक अधिकार व नीति तत्व में विवाद होने का मूल कारण है मौलिक अधिकार का वाद योग्य होना और साथ में डीपीएसपी का शासन के लिए आधारभूत होना। और शासन के लिए जब डीपीएसपी आधारभूत है तो इसको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का क्या हुआ? अतिक्रमण। और मामला कहाँ गया? न्यायालय में, कि भाई मौलिक अधिकार सर्वोच्च हैं कि डीपीएसपी सर्वोच्च हैं। न्यायालय ने भी विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय दिया। यहाँ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय है, आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय कोई संविधान की व्याख्या का आधार है, अधिकार है। संविधान की जो व्याख्या की सर्वोच्च न्यायालय ने वो अलग अलग काल में अलग अलग रूप से की। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस काल में मौलिक अधिकार के बारे में और नीति तत्व के आपसी संबंधों के बारे में क्या कहा। अब ये बेसिक तो समझ आ गया होगा साथियों। तो थोड़ा सा ऐप वाले भी हाँ ना लिख के बोले और यूट्यूब चैनल वाले भी लिखें कि भाई वो क्या लिखना चाह रहे हैं।
तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य, यानी कि इनका हनन होने पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में वाद ला सकते हैं। डीपीएसपी के लिए है क्या है, शासन के लिए आधारभूत। इसलिए अनेक बार डीपीएसपी को लागू करने के लिए क्या हुआ, मौलिक अधिकार का हनन, अतिक्रमण। इसलिए मामला कहाँ गया, न्यायालय में। न्यायालय से पूछा गया कि भाई मौलिक अधिकार सर्वोच्च है कि नीति तत्व सर्वोच्च है। तो न्यायालय ने अलग अलग कालों में अलग अलग निर्णय दिया। तो क्या निर्णय दिया वो आपको ध्यान में रखना है। पहला काल देखते हैं साथियों। इसमें पहला काल है जो 1950 से 59 तक का माना जाता है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि इस काल में क्या कहा। तो प्रथम काल 1950 से 1959 तक। इस प्रथम काल में जो केस आया वो केस कौन सा था, वाद कौन सा था, वो भी आपको ध्यान रखना है। केस था चंपाकम दोरईज बनाम मद्रास राज्य। कौन सा केस था, चंपाकम दोरईज बनाम मद्रास राज्य, 1951। ये केस न्यायालय के समक्ष आया, चंपाकम दोरईज बनाम मद्रास राज्य। ये केस क्या था, बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। चंपाकम दोरईज जो थी बेसिकली जनरल कैटेगरी सी थी। इन्होंने मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहा, लेकिन वहाँ एडमिशन के लिए जो अधिकांश सीटें थी वो रिजर्व हो चुकी थी। इसलिए कहा कि भाई अब सीटें शेष नहीं बची हैं। और वो वास्तव में जो रिजर्वेशन था वो कहीं ना कहीं पहले मद्रास राज्य का अधिनियम जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का था, यानी कि संविधान के पूर्व की विधि से संबंधित था। तो उसके तहत रिजर्वेशन दिया गया था। तो वास्तव में चंपाकम दोरई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में गई और न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय में चुनौती का जो आधार था उसमें अनुच्छेद 13(1) को आधार बनाया गया और साथ में अनुच्छेद 29(2) को बनाया गया। इन दो आधारों पर चंपाकम दोरईज ने न्यायालय में चुनौती दी कि ये आरक्षण गलत है और इसने तर्क भी दिए। क्या तर्क दिए, अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है, प्रावधान है कि वास्तव में अगर संविधान के पूर्व की विधियां मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो वहां तक शून्य है, अवैध है जहां तक हनन करती हैं। और अनुच्छेद 29(2) में भी कहा गया है कि राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म, वंश, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में तो आरक्षण दिया गया था, और वो भी कौन सी विधि के तहत, पुराने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वाले अधिनियम के तहत, मद्रास प्रेसिडेंसी कानून के तहत। तो उसने कहा, बेसिकली न्यायालय में चुनौती दी कि भाई ये 13(1) के विपरीत भी है, आरक्षण जो मेडिकल कॉलेज में दिया जा रहा है अनुच्छेद 29(2) के विपरीत भी है। न्यायालय ने चंपाकम दोरईज की बात को माना, स्वीकार किया और कहा कि आरक्षण अवैध है, कि आरक्षण इस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं हो सकता। यानी कि इस केस में न्यायालय ने फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, डीपीएसपी की सर्वोच्चता को नहीं। यानी कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि फंडामेंटल राइट सर्वोच्च हैं डीपीएसपी की तुलना में। तो पहले काल जो प्रथम काल है 1959 50 से 59 तक चला, उसमें केस कौन सा आया, चंपाकम दोरईज बनाम मद्रास राज्य। ये केस आया क्यों, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में चंपाकम दोरईज कहीं ना कहीं एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वहां रिजर्वेशन होने के कारण अधिकांश सीटें पहले से भरी जा चुकी थी। तो वास्तव में उसने कहा कि ये जो आरक्षण है ये 13(1) और 29(2) के विपरीत है। 13(1) में कहा गया है संविधान के पूर्व की विधियां मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, और इस कॉलेज में जो आरक्षण दिया जा रहा था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के अधिनियम के अनुसार दिया जा रहा था। 29(2) में तो स्पष्ट प्रावधान है, राज्य द्वारा जो पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म, वंश, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो न्यायालय ने भी कहा कि मेडिकल कॉलेज में जो आरक्षण है अनुच्छेद 29(2) के विपरीत है, इसलिए आरक्षण गलत है। अब क्या है, समस्या सरकार के सामने आ गई कि वास्तव में सामाजिक न्याय के नियम को कैसे लागू करें। आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय भारतीय प्रस्तावना का भी एक लक्ष्य रहा है, आदर्श रहा है। कहीं ना कहीं आरक्षण से ही हमारे समाज में एकता और अखंडता की स्थापना होती है। इसलिए न्यायालय के निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए बेसिकली प्रथम संशोधन अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया, प्रथम संशोधन अधिनियम, और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, प्रथम 4। तो न्यायालय के इस निर्णय को निष्क्रिय करने के लिए कि संसद ने क्या किया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। संसद ने
प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 पारित कर अनुच्छेद 15(4) यानी कि अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये प्रावधान किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को क्या दे सकता है? आरक्षण। तो वास्तव में पहले काल में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी सर्वोच्चता स्थापित की थी? बेसिकली फंडामेंटल राइट की। और संसद ने फिर इसमें वापस डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चंपाकमदोरइज में निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता को स्थापित किया। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन संसद ने बेसिकली इस प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया, किसके द्वारा? प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा। अब द्वितीय काल देखते हैं साथियों। द्वितीय काल जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय काल, ये साथियों 60 से 66 तक देखने को मिलता है। तो इस काल में भी आपको ध्यान में रखना है, धीरे धीरे समझना है साथियों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही अंदर से आ जाता है कई बार, और आप लोग गंभीरता से नहीं लेते ना तो समस्या आ जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस काल में कौन कौन से केस न्यायालय के सामने आए थे। तो दो केस थे महत्वपूर्ण। एक तो सीबी बोर्डिंग का केस था 1960 का, एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का केस था 1965 का। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। ये दो केस आए, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें सज्जन सिंह का केस है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण केस कौन सा है? सज्जन सिंह वाला। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में। इसमें कहा गया कि वास्तव में डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या कहा गया? कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। निर्णय क्या रहा न्यायालय का? अब आप ये तो जानते हैं ना कि निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी कहते हैं साथियों। डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए एफआर में, फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि इस काल में कहीं ना कहीं डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो ये बताया गया कि डीपीएसपी इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक केस क्वेश्चन और आ जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि सज्जन सिंह वाले केस में इसे सद्भावपूर्ण संरचना का नियम भी दिया गया। अब सद्भावपूर्ण संरचना क्या है? सद्भावपूर्ण संरचना यही है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि सद्भावपूर्ण संरचना का नियम न्यायालय ने किस केस में दिया? तो सज्जन सिंह केस में दिया। क्या है वो भी मैं बताता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य वाद में 1965 का है, ये तो आपको ध्यान है। वाद में न्यायालय ने सद्भावपूर्ण संरचना अंग्रेजी में कहते हैं साथी उसको हार्मोनियस स्ट्रक्चर थ्योरी का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार
डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआर में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि इस काल में या इस केस में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई? डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी इज ग्रेटर देन एफआर, यही कहा गया। ये दोबारा से मैं बता रहा हूं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ आया होगा। फिर भी बच्चे को किसी को दिक्कत हो, आप अभी पूछ सकते हैं या आप बाद में भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपना बता दीजिए जो कमेंट करके, तो मैं आपको संपर्क भी आपसे बाद में भी कर लूंगा, लेकिन तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो तीसरा काल साथियों आता है, वो है 67 से 72 का काल। आप तृतीय काल भी ध्यान रखते हैं, और मैं पेन भी कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूं। तृतीय काल, तृतीय काल भी ध्यान रखना है कि बेसिकली ये क्या है, कि कब से आया? 67 से 72। इस काल में साथियों एक महत्वपूर्ण केस आया था, उस केस को वैसे भी याद रखना चाहिए। वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कौन सा केस आया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। कौन सा केस आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 का केस है। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई कौन थे? पहले ये भी ध्यान रखना है। इसमें सीजेआई सुब्बा राव थे। सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? सुब्बा राव। अब ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जब तक साथियों आपको ध्यान नहीं रहेंगे, तो आपको काम भी नहीं चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें सीजीआई कौन थे? सुब्बा राव थे। 67 के समय, गोलकनाथ के समय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं कहानी भी सुना देता हूँ। ये गोलकनाथ थे, कहीं ना कहीं एक जमींदार थे। क्या थे? जमींदार। तो आप जानते हैं डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 बी में लिखा है, देश के संसाधनों के लिए सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। उसी के तहत कहीं ना कहीं भूमि सुधार कानून पारित हुआ, और इस गोलकनाथ जमींदार की जो भूमि थी, उसका अधिग्रहण कर लिया गया। और वो न्यायालय में गया, कहा कि संपत्ति का अधिकार प्राप्त है, कोई मेरी कैसे संपत्ति को छीन सकता है? संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है। उसने न्यायालय में चुनौती दे दी। अब चूंकि पंजाब का मामला था, सुब्बा राव जी सीजीआई थे, तो उनका दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं गोलकनाथ जी के प्रति बना हुआ था, और उनकी बात से वो काफी हद तक सहमत भी दिखाई दिए। तो उन्होंने इस केस में, पूरी जो न्यायिक पीठ थी, उसने निर्णय दिया कि वास्तव में मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, अपरिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान सभा का गठन करना होगा। यानी कि इस वाद में कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना? तो इस केस में क्या, इस केस में न्यायालय का निर्णय क्या दिया? न्यायालय ने निर्णय दिया कि एफ आर का मतलब मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, अपरिवर्तनीय है, असंशोधनीय है, असंशोधनीय है। यदि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, तो संविधान सभा का गठन करना होगा। तो संविधान सभा का गठन करना होगा। इसका गठन करना होगा, संविधान सभा का गठन करना होगा।
यानी कि इस केस में कहीं न कहीं एफआर की सर्वोच्चता स्थापित की गई। फंडामेंटल को सर्वोच्च माना गया, जैसा कि पहले चंपाकन दोरइज में कहीं सर्वोच्च माना गया था, तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट की पुनः सर्वोच्चता स्थापित की गई, क्योंकि चंपाकन दोरइज में भी कहीं न कहीं न्यायालय ने की, तो न्यायालय ने इस केस में वापिस फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। तो साथियों, इसको मैं पेन बदल के लिख देता हूँ। तो इस काल में क्या किया गया? ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी। कि ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से हैं? फंडामेंटल राइट है। तो मैथमेटिक्स पे से भी आप समझ सकते हैं इसको। अब एक बात और ध्यान रखनी, जो गोलकनाथ में जो ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, असंशोधनीय है, तो इसी निर्णय को कहीं ना कहीं भविष्य लक्ष्य निर्णय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भविष्य लक्ष्य निर्णय? तो इस निर्णय में कहा गया कि न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा, भूत के कार्यों पर नहीं पड़ेगा। तो एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है ना? गोलकनाथ के निर्णय को भविष्य लक्ष्य निर्णय कहा जाता है। निर्णय कहा जाता है क्योंकि इसके निर्णय का प्रभाव भविष्य के कार्यों पर पड़ना था, भूत के कार्यों पर नहीं। भूत के कार्यों पर नहीं। तो ये आपको यानी कि भविष्य में जो होगा वो निर्णय कार्य होंगे, उन पर प्रभाव पड़ेगा, भूत के कार्यों पर नहीं। तो ये बात इसमें कही गई थी, तो इसलिए इसको भविष्य लक्ष्य निर्णय भी कह देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपको ये काल समझ आया होगा कि तृतीय काल जो था कि बेसिकली 67 से 72, इसमें फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता स्थापित की गई। गोलकनाथ का केस आया और इस समय सीजीआई सुब्बा राव थे, तो उन्होंने बेसिकली कहा कि वास्तव में मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है, अपरिवर्तनीय है, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगर संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो वापिस संविधान सभा का गठन करो। किसका गठन करो? संविधान सभा को। यानी कि इसमें एफआर की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। जहां चंपाकम दोरइज में स्थापित किया गया, तो यहां पर पुनः एफआर की सर्वोच्चता स्थापित की गई। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, दूसरा केस है न्यायालय के समक्ष था कि जिसमें एफआर की सर्वोच्चता स्थापित की गई, पहले चंपाकम दोरइज में और यहां पर दोबारा इस गोलकनाथ केस में। तो ये ध्यान रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पुनः एफआर की सर्वोच्चता स्थापित की गई चंपाकम में, सीबी बोर्डिंग में, सज्जन सिंह में या गोलकनाथ में। अब चूंकि पुनः शब्द आया है तो इसका साफ है कि गोलकनाथ वाला केस है। मैं बता देता हूं साथियों, क्वेश्चन कैसे आएगा। आपके सामने आए कि मौलिक अधिकार की पुनः सर्वोच्चता न्यायालय ने स्थापित की। अब आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला चंपाकम दोरइज, दूसरा सीबी बोर्डिंग, तीसरा सज्जन सिंह, चौथा है गोलकनाथ। साथियों, आप जानते हैं कि सीबी बोर्डिंग और इसमें तो डीपीएसपी के सर्वोच्चता है। इसका मतलब ये तो आंसर ही नहीं हो सकते, ये तो पहले ही कट कर दो। ये तो आंसर ही नहीं हो सकते, इसमें तो डीपीएसपी की सर्वोच्चता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकार में पुनः सर्वोच्चता, पुनः का मतलब दोबारा। तो चंपाकर में मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता तो स्थापित की थी, लेकिन पुनः नहीं, पहली बार की गई थी। दूसरी बार पुनः किसमें की थी? गोलकनाथ में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गोलकनाथ। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है पुनः सर्वोच्चता शब्द,
ये आपको समझना है भाई क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको डील कैसे करना है, थोड़ा सा ये भी क्लियर होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें हर शब्द का महत्व रहता है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और मानता हूं कि आप गंभीर विद्यार्थी हैं, इसलिए आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। लेकिन गंभीरता तो दिखानी होगी ना साथियों, बिना गंभीरता के कैसे काम चलेगा। अब चतुर्थ काल हमें ध्यान रखना चाहिए। कौन सा काल? चतुर्थ काल, जो 73 से 79 तक चला। चलिए अब चतुर्थ काल पर चर्चा करते हैं। तिहत्तर से 79, ये ध्यान रखना 73 से 79। तो इस काल में केस कौन सा आया था? केशवानंद भारती का केस आया था। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ या केरल राज्य, 1973 का है। या केरल राज्य भी आया तो डरना मत, क्योंकि पहले केरल का मामला था। अब इस कहानी को भी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये भी वही कहीं ना कहीं भूमि सुधार वाला ही संबंधित है। केशवानंद भारती एक मठ था जिसकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने, और इसने संपत्ति के अधिकार के तहत ही कहीं ना कहीं न्यायालय में चुनौती दी। पहले हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहीं ना कहीं निर्णय दिया जो अद्भुत था। वास्तव में केशवानंद भारती जो केस है, ये कहीं ना कहीं भारत में संविधान निर्माण या संविधान की व्याख्या का एक प्रमुख आधार है। और कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी अवधारणाएं दी गई जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के लिए और कानूनविदों के लिए आज भी एक न्याय का आधार है, जिसके माध्यम से हम पूरे भारतीय संविधान को आसानी से समझ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का एक आधारभूत केस कौन सा है जिसके आधार पर संविधान की व्याख्या की गई है, तो वह है केशवानंद भारती केस। इस केस में क्या क्या कहा गया, पहले तो मैं वो भी बता देता हूं। इसी केस में कहा गया कि बेसिकली प्रस्तावना संविधान की आंख है, प्रस्तावना के आधार पर संविधान की व्याख्या की जा सकती है। ये केस भी इसी में कहा गया। इसी केस में संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी गई थी, और कहा भी था कि संसद कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इतना आधारभूत परिवर्तन नहीं कर सकती कि जिससे मौलिक ढांचा ही प्रभावित हो जाए। तो ये बेसिकली ये भी एक कहीं ना कहीं आधारभूत ढांचे की संकल्पना भी इसी में दी गई थी, और इसी में कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या कहा इस केस में, वो आपको ध्यान रखना है। तो इस समय फिर न्यायाधीश कौन से? सीकरी थे। एम सीकरी जो थे वो इस समय न्यायाधीश थे। सीजीआई भी ध्यान रखना है आपको, मैं पेन बदल के लिख देता हूँ। सीजीआई ध्यान रखना है, इस समय सीजीआई सीकरी थे। एम सीकरी, फतेहपुर सीकरी वाला सीकरी थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों इस केस में क्या कहा गया वो आपको ध्यान रखना है। इसमें केस में क्या कहा कि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि सर्वोच्चता किसकी स्थापित की? डीपीएसपी की। क्या कहा? संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए एफआर में परिवर्तन कर सकती है। इस लाइन से, इस निर्णय से पता चल रहा है कि इस केस में डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। किसकी? डीपीएसपी की। भाई डीपीएसपी लागू रहेंगे चाहे मौलिक अधिकार परिवर्तित हो जाए। लेकिन साथियों यहां भी पुनः डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित की है। पहली बार सज्जन सिंह के केस में स्पष्ट रूप से की थी, यहां भी। तो एक बार यह क्वेश्चन भी आया है कि पुनः डीपीएसपी की सर्वोच्चता किस केस में स्थापित की है? केशवानंद भारती में। पुनः मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता किस केस में स्थापित की है? गोलकनाथ में। अब ये ध्यान रखना है। तो यहां पर डीपीएसपी ग्रेटर देन, अर्थात मैं ये भी लिख देता हूं, अर्थात इस केस में पुनः डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित की। अब ये साथियों छोटी छोटी बातें ना, ये आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी की सर्वोच्चता स्थापित की, यही क्वेश्चन आया था आरएएस में भी 2000 प्री में आया है, नेट में भी आया है, कई एग्जामों में आया है कि पुनः डीपीएसपी की सर्वोच्चता किस केस में स्थापित की गई? केशवानंद की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। पुनः फंडामेंटल राइट की सर्वोच्चता किस केस में स्थापित की गई? गोलकनाथ में। पुनः डीपीएसपी की सर्वोच्चता केशवानंद भारती केस में। तो ये तो बेसिक आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा साथियों मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में ये भी कहा गया कि बेसिकली आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी गई। क्या दी गई? आधारभूत ढांचे की संकल्पना। अब आधारभूत ढांचे की संकल्पना भी इसी केस में दी गई थी, तो वो नोट करके नीचे आप लिख सकते हैं। हालांकि वो फंडामेंटल डीपीएसपी से संबंधित ज्यादा नहीं है। तो इसी केशवानंद भारती केस में ही ये हम आधारभूत ढांचे की संकल्पना आपको करा चुके हैं प्रस्तावना के समय। आपको स्मरण होगा साथियों, केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं क्योंकि साथियों अंग्रेजी थोड़ा ध्यान भी रहनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं आधारभूत ढांचे या मौलिक ढांचे की संकल्पना, क्योंकि साथियों हिंदी बदल जाती है। आधारभूत या मौलिक ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इस ढांचे की संकल्पना के अनुसार क्या कहा गया? इस संकल्पना में कहा गया, इस संकल्पना के अनुसार संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, एफआर में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इतना परिवर्तन नहीं कर सकती कि आधारभूत ढांचा ही बदल जाए, कि संविधान का मूल लक्षण ही बदल जाए। आधारभूत ढांचा क्या होता है? वह संविधान का मौलिक भाग जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे सिंपली सा है, इसको समझें तो कह सकते हैं कि पिताजी बच्चे की पिटाई तो कर सकते हैं, डांट सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पिटाई नहीं कर सकते कि माताजी पहचानने से भूल जाएं कि ये मेरा लल्ला है। तो कुल मिला के ये कहना है कि भाई ठीक है, एक संसद है, वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इतना बड़े परिवर्तन ना कर दे कि हमारे जो संविधान के आदर्श हैं प्रस्तावना में दिखे वही लुप्त होने लगे। तो उन आदर्शों को भी ध्यान रखना है, लोकतांत्रिक लक्षणों को भी ध्यान रखना है। ये निर्देश कहीं ना कहीं न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की संकल्पना में दिया। तो ये भी आपको साथियों पता है कि वास्तव में आज भी तक न्यायालय ने आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया है, इसके एलिमेंट अवश्य बताए हैं। जैसे इस केस में न्यायिक पुनर्वलोकन, लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली को बताया गया। तो इसी प्रकार से मिनरवा मिल्स केस में भी एफआर डीपीएसपी संतुलन को आधारभूत ढांचे का तत्व बता दिया, और कहीं ना कहीं एसआर मुंबई केस में प्रस्तावना को बता दिया। लेकिन अभी तक भी आधारभूत ढांचे की संकल्पना को परिभाषित नहीं किया है न्यायालय ने कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर पूरे शामिल हैं। कुछ तत्वों की सूची अवश्य दी है, लेकिन संपूर्ण सूची लिस्टेड करके नहीं दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा आधारभूत ढांचे की जो संकल्पना में है, आधारभूत ढांचा क्या परिभाषित है? परिभाषित नहीं है, न्यायालय ने अभी तक परिभाषित नहीं किया। इसके कुछ तत्व बताए, तो ये ध्यान रखना। आधारभूत ढांचे की संकल्पना संसद की शक्ति को मजबूत करती है, कम करती है? कम करती है। उसे क्या कहती है? आप मौलिक अधिकारों में कम परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो आप सभी पहलुओं पर देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, तो तब आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब अगला काल भी साथियों, जो पंचम काल है वो ध्यान रखते हैं, 80 से 85 वाला, तो उस पर भी चलते हैं। अब पंचम काल पर चलते हैं, 80 से 85। इस काल में मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ जैसे केस न्यायालय के समक्ष आए। कौन से केस आए? मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 का केस है।
इसमें क्या कहा इस केस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस केस में कहा कि मौलिक अधिकार व नीतिशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक अनुपूरक हैं, विरोधी नहीं है। तो इसमें बेसिकली पूरक माना गया, मौलिक अधिकार व डीपीएसपी को, दोनों को महत्वपूर्ण माना गया और दोनों को अंतर्निर्भर माना गया। ये महत्वपूर्ण चीज है। तो इस केस में क्या कहा गया, मौलिक अधिकार एफ आर व नीति निश्चक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक अनुपूरक है, दूसरे के अनुपूरक है, कंप्लीमेंट्री हैं, ये बेसिकली कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचम काल जो था, मिनरल मिल्स वाला केस जिसमें आया, उसमें क्या कहा गया कि दोनों एफआर और डीपीएसपी क्या हैं, अनुपूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो यानी कि प्रोपोर्शनल हैं। ये वाली बात कहीं ना कहीं की गई। तो ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए साथियों। तो इस केस में ये निर्णय दिया कि दोनों पूरक हैं, अनुपूरक हैं। अब साथियों जो षष्ठ काल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 85 से चला, मैं उस पर भी चर्चा कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अब वहां से क्वेश्चन आने लग गया है छठे काल से। अब आते रहे क्वेश्चन, तो पहले काल से भी, दूसरे काल से भी, तीसरे से, मैंने सब बातें आपको बताई हैं। अब छठे काल को थोड़ा और ढंग से आप करने की कोशिश करना। तो वैसे इजी काल है, बाकी टिपिकल नहीं है। षष्ठ काल ये जो है 1985 से अब तक चला आ रहा है। इस काल में बहुत सारे केस न्यायालय के सामने आए, जैसे साहबानो केस है, सरला मुदगुल केस है, ओल्गा तेलिस केस है, सरला मुदगुल, ओल्गा तेलिस, ऐसे बहुत सारे केस आए न्यायालय के सामने। ओल्गा तेलिस या पटरी वासियों का मामला है, सुखदास केस है, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश वाला केस है। ऐसे बहुत सारे केस न्यायालय के समक्ष आए। अब मेनली इस केस में, इन केसों में न्यायालय ने क्या कहा, इस केसों में वास्तव में न्यायालय ने कहीं ना कहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के संदर्भ में एक नई अवधारणा दी। वो अवधारणा है कोर अंत्य करोड़ की धारणा, यानी कि करोड़ अंत्य करोड़ की अवधारणा। ये अवधारणा थी। अब ये क्या है करोड़ अंत्य करोड़ की धारणा, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि इन सभी केसों में न्यायालय ने कौन सी अवधारणा दी, करोड़ अंत्य करोड़ की धारणा। तो कहते हैं कोर इनर कोर की अवधारणा या करोड़ अंत्य करोड़ की अवधारणा। तो वास्तव में अब न्यायालय क्या कहता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बारे में, कौन सी अवधारणा देता है, करोड़ अंत्य करोड़। अब ये करोड़ अंत्य करोड़ क्या है, वो आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल मैं चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये अंत्य करोड़ है और ये बाह्य करोड़ है। जैसे आपने नीफे सीमा सियाल सुना होगा, नीफे सीमा सियाल, तो अंत्य करोड़ धरती का जो भाग है वो नीफे वाला है, अंत्य करोड़। ये क्या है, करोड़। तो न्यायालय ने नई अवधारणा में कहा जो डीपीएसपी है वो अंत्य करोड़ है, मेन भाग वाला हिस्सा है, जबकि फंडामेंटल राइट क्या है, वो करोड़ है। यानी कि ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मान रहा है, डीपीएसपी को। क्यों, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 के समान है, न्यायालय ने ऐसे कहा। किसके समान है डीपीएसपी, अनुच्छेद 21 के समान है। वैसे भी साथियों आपने देखा होगा न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का जो विस्तार किया है उसमें अधिकांश डीपीएसपी को शामिल किया है। जैसे सुखदास केस में निशुल्क विधिक सहायता की बात की, ऐसे ओल्गा टेलिस केस में, पटरी वासियों के केस में अनुच्छेद 21 में ये शामिल किया। ऐसे जो पटरी वासियों वाला केस है उसमें जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया। तो ये सारे जीविका का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये क्या है, डीपीएसपी है। इसका मतलब न्यायालय का साफ कहना है कि जो डीपीएसपी है वो अनुच्छेद 21 के समान है।
किसके समान है? अनुच्छेद 21। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 21 तो जो है मौलिक अधिकारों में भी मौलिक है, जो आपात के समय भी निलंबित नहीं होता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ये आपात के समय भी निलंबित नहीं होता। इसलिए न्यायालय ने कहा जो डीपीएसपी हैं वो अंतःक्रोड़ हैं और वास्तव में क्रोड़ जो हैं वो बाकी के फंडामेंटल राइट हैं, यानी कि जो डीपीएसपी है वो अनुच्छेद 21 के समान है। किसके समान महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार के समान है। तो निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष यह है साथियों कि डीपीएसपी अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार के समान है। यानी कि अब न्यायालय के दृष्टिकोण में बदलाव आया है, वो डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण मानने लगा है, डीपीएसपी को अनुच्छेद 21 के समान मानने लगा है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के समान मानने लगा है, मानवीय गरिमा से जोड़कर देखने लगा है। इसलिए चाहे साहबानो केस हो, चाहे सरला मुदगुल केस हो, चाहे वास्तव में ओल्गा टेलिस केस हो, चाहे सुखदास केस हो, चाहे परमानंद कटारा केस हो, इन सभी केसों में न्यायालय ने क्या किया कि डीपीएसपी को अनुच्छेद 21 के समान माना। यानी कि अनुच्छेद 21 तो आप सभी हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों में मौलिक है और वास्तव में 20-21 का निलंबन राष्ट्रीय आपात के समय भी नहीं होता। यानी कि न्यायालय आज डीपीएसपी को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, अंतःक्रोड़ मानता है, इनर कोड मानता है, बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको क्रोड़ के समान मानता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो न्यायालय की दृष्टिकोण में नया परिवर्तन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय की सोच में परिवर्तन आया है और वो भी कल्याणकारी मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगा है। तो साथियों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि न्यायालय आज कहीं ना कहीं करोड़ अंत्यक्रोड़ की अवधारणा को क्रियान्वित कर रहा है, कहीं ना कहीं डीपीएसपी को सर्वोच्चता दे रहा है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब साथियों, हम अगली क्लास में भी आपसे मिलेंगे और मौलिक अधिकार और अन्य जो टॉपिक हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, साथ में मौलिक कर्तव्य पर। मौलिक कर्तव्य के साथ हम संघ सरकार में राष्ट्रपति और अन्य जो कार्यपालिका, फिर संसद, धीरे धीरे हमें चर्चा करनी है, कंटिन्यूटी में चर्चा करेंगे, फिर संघात्मक शासन के रूप देखेंगे, फिर हम व्यवहारिक राजनीति पर आएंगे और व्यवहारिक राजनीति पर भी चलेंगे। अब साथियों, आप लोग जुड़े रहना और कंटिन्यू क्लास लेते रहना, मैं आपको मैसेज करता रहूंगा और आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरा कहीं ना कहीं जो अच्छी बातें हैं मैं बताने का यत्न करूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन आपका समर्थन मुझे आवश्यक है। ऐप वाले बच्चों से निवेदन है कि वो लाइव क्लास देखें। बाद में रिकॉर्डेड देखने में वो आनंद नहीं आता, वो तो बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा लाइव क्लास देखेंगे उसका एक अलग ही आनंद जो रहता है आपके समक्ष रहेगा। और आज की क्लास ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा 2-3 बार देखने की कोशिश करना। जो भी बच्चा इसको याद कर लेगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है, एग्जाम चाहे कोई भी करना हो। इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।